नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। 53 घंटे से ज्यादा हो गए हैं दुर्जनपुर का आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब तक फरार है। 53 घंटे में केस सुलझा नहीं, केस अब और उलझ गया है। आज स्टोरी में बड़े बड़े टर्न आए। दोनों पक्ष अलग अलग बातें बताई उन्होंने, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने हमारे रिपोर्टर पूरे गांव के लोगों से मिले, ऑडियो देखा और वीडियो देखा, तब जाकर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कई नई बातें सामने आई हैं। पहले पत्थर चले, लाठियां चली या गोलियां चली। नया वीडियो मिला है और नए सवाल उठे हैं। अरे गामा बाबा की गोली लग गई। अभी जो आपने वीडियो देखा है वो उस वक्त का है जब बवाल बढ़ गया था। लाठी डंडे पत्थर चल रहे थे। उसी दौरान धीरेन्द्र सिंह ने गोली चलाई और कामापाल जमीन पर गिर गए। लेकिन अभी तक वो पिक्चर सामने नहीं आई थी कि उससे पहले क्या हुआ था। इस वीडियो में वो तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं, जिसको देखने के बाद पता चलेगा कि झगड़ा गोली कांड तक पहुंचा कैसे। इस पंडाल के नीचे गांव की भारी भीड़ जमा है और यहीं पर कोटा वितरण का चुनाव होना है। लेकिन चुनाव से पहले ही दोनों पक्षों में हंगामा शुरू हो गया। विवाद बढ़ा तो एसडीएम वीडियो ने चुनाव रद्द करा दिया। सबको घर जाने को कहा। एसडीएम का यही आदेश विवाद की वजह बन गया। बलिया के दुर्जनपुर गांव में दरअसल उस दिन कोटा की दुकान का आवंटन होना था, जिसको लेकर के स्थानीय एसडीएम और स्थानीय सीओ फोर्स के साथ मौके पर मौजूद थे। वहां पर कोटे की दुकान को आवंटित करने के लिए दोनों ही पक्षों को बुलाया गया था। दोनों ही पक्ष की अपनी अपनी दलीलें थीं, अपनी अपनी बातें थीं, लेकिन एसडीएम ने ये साफ कर दिया कि जिसका फैसला आज होना है उसके लिए बाकायदा आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और यहीं से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। जैसे ही कार्यक्रम रद्द हुआ, जयप्रकाश पाल के पक्ष ने इसे अपनी जीत मानकर नारेबाजी शुरू कर दी। जयप्रकाश पाल के लोग धीरेन्द्र सिंह के पक्ष को देखकर तालियां बजा बजा कर तेज तेज नारेबाजी करने लगे। इसी नारे के बाद माहौल बिगड़ गया। बात कोटा आवंटन की थी, लेकिन दलित वर्सेज सवर्ण की हो गई। इंडिया टीवी के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है जो दरअसल दुर्जनपुर गांव में उस दिन क्या हुआ था उसकी एक एक हकीकत को बयां करता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो पक्ष जब आमने सामने होते हैं, उसी दौरान एक पक्ष को लेकर के नारेबाजी शुरू हो जाती है और इसी नारेबाजी के बाद से दरअसल विवाद की शुरुआत होती है। पहले तो ये विवाद दो पक्षों के बीच में होना हुआ समझा जाता है, लेकिन उसके बाद ये पूरा मामला जातिगत हो जाता है। इसी बीच पंडाल में झगड़ा भी शुरू हो गया।
कुर्सियां चलनी शुरू हो गई। पाल के समर्थकों को पता चला कि प्रधान जी के साथ झगड़ा हो गया है। ये सुनकर गामा पाल भी पांडाल की तरफ दौड़ पड़े। झगड़ा हो गया प्रधान जी के संग। कोटा का चुनाव खून का प्यासा कैसे हो गया, उसकी प्लानिंग बनने लगी। माथा खराब होता पुलिस के चल जाता मार दबा मेरा भी तारा मैटर का बा। पूरा मैटर समझ में आता तब तक गोलियां चलने लगी। धीरेन्द्र सिंह सामने आकर फायरिंग करने लगा, जिसका अंजाम गामा पाल की मौत साबित हुई। अरे गामा बाबा की गोली लग गई। गामा पाल को 4 गोलियां लगी थी। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि धीरेन्द्र गोलियां बरसाने लगा। चश्मदीदों ने बताया है कि जैसे ही धीरेन्द्र को पता चला कि हमले में उसकी भाभी का सिर फट गया है, धीरेन्द्र पर मानो खून सवार हो गया। गामा पाल को गोलियां मारने के बाद धीरेन्द्र नहीं रुका और वहां से भागते हुए फायरिंग करता रहा। फायरिंग उसने तभी रोकी जब पूरी मैगजीन खाली हो गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ पुलिस प्रशासन के सामने हुआ और उसने कोई भी कोशिश नहीं की। आरोप है कि कोशिश की भी तो धीरेन्द्र सिंह को भगाए जाने में की। इस नए वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि विवाद बढ़ा कैसे और गोली कांड तक कैसे पहुंचा। सवाल तो यह है कि विवाद की वजह कुछ भी हो, लेकिन जान लेने का हक किसी को नहीं है। सच तो यह है कि धीरेन्द्र सिंह ने जान ली है। जब पुलिस का शिकंजा कसा है, हालत खराब है, तो अब वो इमोशनल कार्ड खेल रहा है। मैं तो एक पुरुष सैनिक का गर्व अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक राजपूत का सम्मानित माता पिता का बालक हूँ और मैं गर्व से कर सकता हूँ कि मैं इंडियन आर्मी में 18 साल सेना में सेवा करके आया हूँ। इसलिए मैं जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैं क्षेत्राधिकारी से हाथ छुड़ा करके और भाग निकला, क्योंकि इन लोगों का मनसा था कि मुझे मतलब पीट करके यहीं पे मार दिया जाए। और चूंकि एसडीएम हमारे सुरेंद्र पाल जी हैं, इसलिए जो मृतक बता रहे हैं कि मृतक उधर से हुआ है वो भी पाल है, इसलिए इन्होंने भाईबंदी करके और प्रधान से मिली भगत, जबकि प्रधान उसमें कृष्ण कुमार यादव, उनका भाई विजय यादव अभी 94 दिन पहले 94 दिन वो जेल रह के आया है, 3 उसमें है। और जो भी मरा है वो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अभी हाई कोर्ट बेल पे हैं। वो लोग गैंगस्टर वाले हैं, ट्रेन डकैती वाले हैं, सजा याफ्ता हैं। और लोग कह रहे हैं कि गरीब आदमी, सपा के पूर्व विधायक अभी आकर के कह रहे थे जयप्रकाश अंचल की गरीब आदमी है। सजा याफ्ता को अगर गरीब आदमी कहा जाता है, मर्डरी को अगर गरीब आदमी कहा जाता है, तो ये तो समझ जाइए पत्रकार महोदय की सीधा सीधा राजनीति है। मैं तो कोई कह रहा है कि आत्मसम्मान में, मैं मानता हूं कि आत्मसम्मान में, लेकिन मैं तो ये नहीं जानता किसने गोली चलाई, किसकी गोली से वो मरे हैं। लेकिन अगर मेरे माता पिता को, भाई बहन को, जो भी परिवार के सदस्य को मारा जाएगा, तो मेरे पास चाहे जो भी रहेगा मैं तो उसे मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन उस समय मेरे परिवार के पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग झगड़ा झंझट करने के मूड में नहीं थे। बचने के सारे दांव जब फेल हो गए, तब धीरेन्द्र सिंह ने वीडियो जारी किया है। खुद को पाक साफ बता रहा है और अब पूरी घटना का जिम्मेदार प्रशासन को बता रहा है। 15 तारीख को जब हमारे यहाँ कोटे की दुकान का आवंटन होना था, उसमें उप जिला अधिकारी महोदय सुरेंद्र पाल जी
और हमारे क्षेत्राधिकारी चंद्रकेश सिंह, बीडीओ गजेंद्र सिंह यादव और एसआई सदानंद यादव सारे लोग आए थे। इससे पहले मैंने कई बार एसडीएम महोदय को और अपने बीडीओ को बार बार जा कर के मैंने पत्रक भी दिया है कि सर हमारे यहाँ माहौल गंदा है, जिससे कोटे की दुकान की बात है, तो आप बताइए किस बेस पे करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि समूह को आगे किया जाएगा, इसके बाद जो भी जनता आएगी उसको पीछे रख दिया जाएगा, जिसका जनसमूह ज़्यादा होगा उसको कोटे की दुकान होगी। जबकि कोटे की दुकान एक इधर से धोबी का था, रेणु देवी का, जो कि माँ सायर जगदम्बा के नाम से रजिस्टर्ड था, और उधर से नारी शक्ति के नाम से था, जो कोई सीमा देवी है। ग्राम प्रधान की मिली भगत से पहले ही बीडीओ, एसडीएम और क्षेत्राधिकारी ने पैसे लेकर के सेटिंग कर रखा था। मुझे ये आशंका थी, फिर मैं बार बार जाकर बोल रहा था कि गाइडलाइन बताइए सर, गाइडलाइन बताइए, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी मौके पे आए, जब मौके पे आए मुझे सूचना मिली, मैं गया। मेरे तरफ से कम 1500 लोग थे, जिसमें 1000 से ऊपर महिलाएं थी, 500 लोग पुरुष थे। उनके तरफ से 300 लोग थे, और पंचायत भवन के बगल में खेत जुतवा करके और ग्राम प्रधान, बीडीओ और ये सब अधिकारी सारे वहाँ पे वो लगा दिए थे कैंप। जबकि वहीं पे पाल लोगों का, गोंड लोगों का, पासवान लोगों का घर है। फिर भी मैं स्टार्टिंग में आकर के जब पूरा समूह आ गया वहाँ पे, तो मैं सबसे कहा, सारे अधिकारियों से कहा, बार बार कहा कि सर यहाँ पे मारपीट का बवाल होने वाला है, ये मुझे रात से ही आशंका है। इससे पहले भी आपको मैंने कई बार आपको निवेदन किया है मैंने। धीरेन्द्र सिंह ने जो बातें अपने वीडियो में बताई, उसे हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर समझने की कोशिश की, और जो हकीकत सामने आई उसने धीरेन्द्र सिंह के झूठ की एक और पोल खोल दी। बलिया के मोस्ट वांटेड नंबर 1 और इस मामले के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू ने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया है, और ये भी कहा है कि इस मामले में पहले ही ये तय हो गया था कि संख्या बल के आधार पर दुकान का आवंटन किया जाएगा। लेकिन जब इंडिया टीवी ने इस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया तो ये बात सामने आई कि स्थानीय एसडीएम ने मौके पर यह कहा कि गाँव के लोगों की आइडेंटिटी तभी इस्टेब्लिश हो पाएगी जब उनके पास एक वैलिड आधार कार्ड होगा। और जब धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू के लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया तो ये विवाद पूरी तरीके से बढ़ गया। धीरेन्द्र सिंह के इलाके में हैसियत क्या थी, अब जरा वो भी जान लीजिए। लोगों का कहना है कि विधायक सुरेंद्र सिंह का जब से सिर पर हाथ आया, तब से धीरेन्द्र बेलगाम हो गया। उसे ना सुनना पसंद नहीं था, चाहे वो गांव वाला हो या फिर सरकारी अफसर, वो किसी को नहीं छोड़ता था। जो बात गांव वालों ने बताई, उसकी तस्दीक इंडिया टीवी को मिले एक ऑडियो टेप ने कर दी। यादव जी सुनिए, जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूछ लेंगे हम। आप जानते नहीं हमको, ठीक है ना? 4 बार विधायक जी के फोन करने के बाद भी आप मटोरगश्ती कर रहे हैं। हाँ। सारा नखड़ा झड़ जाएगा आपका। आप जानते नहीं अभी ऐसा है कि आप दलाली मत करिए। सुनिए, आप इंस्पेक्टर का काम करिए, दलाली मत करिए। यहाँ पे हम दलाली नहीं, बैरिया है, आपको पता नहीं? अभी बैरिया है ये दुर्गा जी, हम मालूम है ना? तो मालूम नहीं, अभी मालूम चल जाएगा आपको। इसीलिए तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं ना। मालूम है तो मालूम चल जाएगा आपको। हाँ। 130 आदमी का राशन वो कर दिया, उसमें कहीं FIR नहीं हुआ। हाँ, वो सीधा आदमी है, वो गरीब आदमी है, तो उसमें FIR हो गया। हम नहीं उस कांड पर FIR हो जाएगा। हम उस पर जांच नहीं किए हैं, तहसीलदार जांच किए थे। आप क्यों नहीं उसके? अरे तहसीलदार नहीं किए थे तो इस पे जांच क्यों नहीं किया? इस पे क्यों नहीं जांच किया तुम? चल अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जिस दिन आ गया उसी दिन हो जाएगा तेरा इंतजाम। हाँ, क्या बात ढूंढ रहा है तेरे को? आऊंगा और तुम्हारे घर में। अरे सुन, कल मैं तेरे को दिखाता हूँ। आऊंगा। ठीक, तेरे को दिखाता हूँ। तू साला दलाल हुआ। धीरेन्द्र सिंह की असलियत का पता चल चुका है। इस पूरे विवाद में यह भी कहा गया है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, कोई उनकी नहीं सुन रहा है। यही आरोप डब्लू सिंह के गॉडफादर विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी लगाए हैं। प्रशासन से वो तो इतने नाराज हैं कि डब्लू सिंह के समर्थन में प्रोटेस्ट करने उतर गए। रेवती थाने पर काउंटर FIR न लिखने पर अपना विरोध जताया और धरने की धमकी तक दे डाली, और धीरेन्द्र सिंह के घर वालों को देखने अस्पताल पहुंच गए, जहां परिवार वालों को देखकर वो भावुक हो उठे। आरोपी धीरेन्द्र सिंह
और विधायक सुरेंद्र सिंह दोनों का आरोप है कि गांव वालों ने धीरेन्द्र सिंह के घर वालों के साथ मारपीट की, जिसके बाद हम धीरेन्द्र सिंह के घर भी पहुंचे। हम इस समय बलिया के दुर्जनपुर गांव में मौजूद हैं और ये घर है आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू का, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस बल यहां पर तैनात है ताकि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना होने पाए। लेकिन यहां पर भी जो टूटी हुई कुर्सियां हैं वो निश्चित तौर पर कुछ इशारा करती हैं कि घटना के बाद यहां पर नाराज लोगों ने तोड़फोड़ की थी। जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, टूटी हुई कुर्सियां पड़ी हैं, वो निश्चित तौर पर कई बातों की ओर इशारा करती है। धीरेन्द्र सिंह के परिवार है, पहले तो उनको मारा पीटा गया, दुर्भाग्यपूर्ण धीरेन्द्र सिंह ने गोली चलाई, लग गया, ये कानून कह रहा है। तो अपराधी वो हैं, उनके साथ जो सलूक आप कोई हम नहीं चाहते कि प्रशासन उनके साथ सहूलियत करे, लेकिन उनके परिवार के लोगों के साथ जंगन तरीके से जान से मारने की प्रयास किया गया। आज 5 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये क्या गोलीकांड के तुरंत बाद हुआ था? मारने की कोशिश की गई थी? गोलीकांड के पहले डब्लू सिंह ने जब गोली चलाई तो क्या उनके तरफ के जो लोग थे उनको मारा पीटा जा रहा था? हाँ, उनके तरफ से मारा पीटा जा रहा था। उधर से मारते हैं, हम लोग इधर भागते आ गए गाँव में अपने। जो मारपीट की शुरुआत हुई थी वो पीड़ित पक्ष की तरफ से पहले हुई थी, जिसके बाद वहां मौके पर जो लोग पहुंचे उनकी तरफ से फायरिंग की शुरुआत हुई और खुद को बचाने के लिए किया गया। हालांकि ये जांच का विषय है, प्रशासन इसकी जांच करेगा, पुलिस इसकी जांच करेगा और ये कोशिश करेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द से जल्द हो। बलिया में सरेआम मर्डर हुआ, वो आपसी रंजिश और पॉलिटिकल गैंग वॉर है। लेकिन पंजाब में जो हुआ है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। पंजाब के तरन तारण में दिन दहाड़े गोलियां चली, जान गई और इसके पीछे खालिस्तान का 2020 रेफरेंडम बताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो पंजाब के हालात बेहद सीरियस हैं और खालिस्तान पर फौरन फुल स्टॉप लगाना होगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सीधा तेरा काज अधूरा, आगे जिंदगी करांगे पूरा। पंजाब में ये जो गुस्सा है बहुत दिनों बाद नजर आया। ये जो आंसू हैं जो थम नहीं रहे हैं, वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं। ये जो गोली की आवाज है अगर तरन तारण पर नहीं रुकी तो बहुत ज्यादा दिखने लगी थी। और इन सब के पीछे एक ही नाम है, खालिस्तान। ਅਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ जुड़ियां नजर आ रही हैं। बाहर बैठे हुए चाहे वो पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे अमेरिका कनाडा की बात कर लें, वहाँ बैठे कुछ शरारती अंसर ऐसी आग दोबारा पंजाब में लगाना चाहते हैं। कोशिशां तो हो सकती हैं, ये जानने की ज़रूरत है कि क्या इसमें कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। ये जानना, ये पड़ताल करने का काम सरकार का काम है, उनको करना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो ये बहुत बुरी बात है। लेवी खालिस्तान के नारे लगे थे, तब भी सरकार पर एक बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि नई बात नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता है। यहाँ इसके लिए खालिस्तानी लोग जिम्मेवार हैं जो अभी भी अपना काम छोड़ नहीं रहे, पैसे कमाते हैं, लेकिन साथ में सरकार की भी जे नीयत पे शक है हमको। बलविंदर की सिक्योरिटी वापस करने का क्या सवाल था? थोड़ा भिखीविंड में भी हफ्ते में 2 कत्ल हो गए जी, एक हफ्ते में ही दूजा कत्ल हो गया बलविंदर सिंह का। बहुत बड़ी बात हुई है जी। किसी ने नहीं सोचा था जो जाबाज देश की एकता अखंडता के लिए आतंकवादियों से भिड़ गया, जिसकी वीरता के किस्से पूरे देश में सुनाए जाते थे, जिनके परिवार को खुद राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, उस बलविंदर सिंह की ऐसे दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या कर जाएगी। बलविंदर सिंह पिछले 2 दशकों से खालिस्तानी आतंकियों की हिट लिस्ट में थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई और इसका अंजाम पूरी दुनिया के सामने है।
क्योंकि परिवार का ये कहना है कि जो सुरक्षा इतने सालों से दी जा रही थी वो सुरक्षा को एकदम से क्यों हटा लिया गया। कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी परिवार जो है वो लगातार पुलिस प्रशासन के पास गया। यहाँ तक कि उनका कहना है कि सीएम को चिट्ठी तक लिखी, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई, क्योंकि उनका कहना है कि हिट लिस्ट में था पूरा परिवार। जिस तरह खालिस्तानी आतंकवादियों से कई साल पहले जो परिवार जो है वो लड़ा था, डटकर मुकाबला किया था, लेकिन परिवार को सुरक्षा देने की बजाय उनकी सुरक्षा ले ली गई। और परिवार का कहना है कि पिछले 30 साल में जो सुरक्षा दी भी जा रही थी वो भी सुरक्षा बीच बीच में वापस ले ली जाती थी। 2020 रेफरेंडम का परिवार जो है वो जिक्र कर रहा है कि दोबारा खालिस्तान आतंकवाद जो है वो पंजाब में जागने की कोशिश कर रहा है, और उसी को लेकर बलविंदर सिंह को खुद भी ये चिंता थी कि परिवार पर भी हमला हो सकता है, उन पर हमला हो सकता है, और इसीलिए बलविंदर सिंह खुद लगातार प्रशासन के पास जा रहे थे, पुलिस के पास जाकर ये कह रहे थे कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। परिवार का कहना है कि लगातार हर हफ्ते मेल भी वो कर रहे थे कि उनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, और आज अंजाम सबके सामने है। बलविंदर सिंह एक पार्थिव शरीर के रूप में यहाँ से अंतिम विदाई अपने परिवार से ले रहे हैं। परिवार की यही मांग है कि जब तक हत्यारों को नहीं पकड़ा जाता है तब तक परिवार जो है वो चुप होकर नहीं बैठेगा। परिवार सीधे तौर पर खालिस्तान का नाम ले रहा है, बता रहा है पंजाब में खालिस्तान आतंकवाद फिर से पनपने लगा है। जगह जगह पर खालिस्तान अपनी छाप छोड़ रहा है, और कॉमरेड की हत्या के पीछे भी खालिस्तान 2020 रेफरेंडम जिम्मेदार है। बलविंदर सिंह की पत्नी खालिस्तान पर क्या कह रही है, ये आज पूरे देश को सुनना चाहिए। पंजाब में डिफरेंट जगहों पे बड़े सारे लोग हथियारों के साथ पकड़े जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 दिन के बाद मीन्स के इन बिटवीन 1 वीक पता नहीं कितने लोग पकड़े जाते हैं जिनके पास असला होता है, हथियार होते हैं। उसके साथ साथ बड़ी सारी जगहों पे खालिस्तान के झंडे फहराए गए, इसके साथ साथ पोस्टर लगाए गए खालिस्तान के, और साथ साथ दीवारों पे खालिस्तान के नारे लिखे जा रहे हैं। तो इट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि ये तो हमेशा के लिए थ्रेट है ना। खालिस्तान 2020 का रेफरेंडम का ये पहला मर्डर है। इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा, वरना ये बात बहुत भयानक हो जाएगी। सबसे पहले जानिए बलविंदर सिंह की हत्या कैसे की गई। ये सीसीटीवी फुटेज बलविंदर सिंह के घर की है, जिसमें नजर आ रहा है 2 लोग बाइक से आते हैं। दोनों ने चेहरा ढका हुआ है। एक हमलावर घर के अंदर घुसता है, जबकि दूसरा हमलावर घर के बाहर बाइक स्टार्ट करके खड़ा रहता है। पहला मर्डरर सीधे उस ऑफिस में जाता है जहां पर बलविंदर सिंह पहले से मौजूद थे। चंद सेकंड में हत्यारा पूरी घटना को अंजाम देता है और वहां से दोनों भाग जाते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है और हमारी टीम तुरंत ऑन द स्पॉट पहुंची, सारी सिचुएशन को समझा, लोकेशन को देखा और क्या क्या कैसे कैसे हुआ इसकी पड़ताल की। हत्या के बाद बलविंदर सिंह को सबसे पहले उनके भतीजे ने देखा था। सबसे पहले आपने देखा, आपने क्या देखा जब आप घर पर आए तो आपने क्या देखा? जब मैं घर पे आया तो जब अंदर आया दरवाज़ा खोला, मैं जहाँ खड़ा था दरवाज़ा खोला हुआ था। जब अंदर गया तो वहाँ खून के छींटे पड़े हुए थे, और खून के छींटे पड़ने के बाद मैंने देखा कि अंदर उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। फिर बॉडी देखकर मैं उन्होंने ऊपर से फिर उनके फैमिली को आवाज़ दी, फिर वो सभी नीचे आए और बाद में फिर सारा। आप यहाँ पर आए, आप भागते हुए आए होंगे, आपने देखा कहाँ पे? नहीं, मैं नॉर्मल आ रहा था, मैंने देखा कि अंदर खून के छींटे थे, वो अंदर उनकी बॉडी अंदर पड़ी हुई थी। दरवाजे के अंदर थी, जहाँ पे दरवाजे के पीछे थी। दरवाजे के पीछे थी। ऐसा लगा कि छुपने की कोशिश भी उन्होंने की? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उनको कोई चोट लगी हुई है, शायद गिरे हुए हैं। मैंने उनको आवाज़ दी, जब आवाज़ दी उठाया तो मैंने देखा भी उनकी बॉडी भी डेड हो चुकी थी। फिर उनको मैंने यहीं पे लटा दिया, ऊपर से फिर फैमिली को आवाज़ दी मैंने। सबसे पहले मैंने देखे ना, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, डेथ हो चुकी थी उनकी। फिर मैंने ऊपर फैमिली को आवाज़ दी, फिर वो आए तो उन्होंने आके देखा, फिर पुलिस वालों को। कितने बजे के आसपास यहाँ आए? मैं 7:15 के आसपास आया। ये घटना कितने बजे के आसपास आपको लगा? ये 6:30 के आसपास थी। जब से खालिस्तान 2020 रेफरेंडम का ऐलान किया गया था, तब से बलविंदर सिंह परेशान थे। उनको जगह जगह से खालिस्तान के मूवमेंट के इनपुट मिल रहे थे। उन्होंने 90 के दशक में पंजाब में आतंकवाद देखा था।
वो जानते थे अगर खालिस्तान फिर से जिंदा हुआ तो कितना खून खराबा होगा। बलविंदर सिंह ने कई बार पुलिस को मेल लिखी, सुरक्षा की मांग की, लेकिन पंजाब सरकार और पुलिस के कानों पर जू नहीं रहेंगी। जब सिक्योरिटी जो हटा ली गई थी तब डर था कि इस तरह का हमला हो सकता? हाँ जी, डर तो था। मम्मा पापा हमेशा ही बोलते थे, हम सीरियसली नहीं लेते थे। ऑब्वियसली थोड़ा हमें लगता था कि इतने साल हो गए हैं तो क्या अभी नहीं होगा, पर मम्मा पापा के माइंड में था कि हम बड़े सारे न्यूज़ मैगजीन्स में बहुत बार हाईलाइटेड रह चुके हैं पहले भी, तो सबको पता है हमारे बारे में कि हम कितना अगेंस्ट है टेररिज्म के, तो हमारा रिस्क है, हमारी फैमिली को रिस्क है। हम थोड़े से कैजुअली ले लेते थे कि नहीं ज़रूरत हमें, कोई बात नहीं, सिक्योरिटी। पर उनको पता था क्योंकि उन्होंने फेस किया हुआ था, उनको पता था कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। 2020 रेफरेंडम, अभी 2020 की बात हो रही थी, जब से ये साल स्टार्ट हुआ था तब से बहुत ज़्यादा उनको टेंशन हो रही थी कि उन्होंने फिर से वही हरकतें करना स्टार्ट कर दिया है कि वो खालिस्तान के नारे लगाना और कहीं ना कहीं ऐसे निशानी छोड़ देना कि हिंट मिलता रहे कि खालिस्तान से रिलेटेड है। कहीं से उनको वेपन मिलते थे, पुलिस वालों को ऐसे आदमी मिलते थे जिनके पास वेपन हुआ करते थे, तो वो बाद में पता चलता था कि उनका लिंक है खालिस्तान के साथ। तो ऐसी बातें हमें मम्मा बताते ही रहते थे कि ये देखो फिर से खालिस्तान का ये पकड़ा गया, यहाँ से पकड़ा गया, वहाँ से, तो उसकी वजह से ज़्यादा चिंतित हो जाते थे कि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इनको फंडिंग हो रही है बाहर से, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है इस चीज़ का। परिवार के हर सदस्य का कहना है कि बलविंदर सिंह खालिस्तान से खतरा महसूस कर रहे थे। वो पंजाब में खालिस्तान के बढ़ते वर्चस्व से परेशान थे, लेकिन इसके बावजूद उनको सुरक्षा नहीं दी गई। वो अपनी जिम्मेदारी निभाउन। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने यही सवाल जब सीधे पंजाब पुलिस से पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या बहाना दिया। 302 में FIR दर्ज कर दी है। जो मृतक बलविंदर सिंह है उनकी वाइफ के बयान पर जगदीश कौर पे, और उसके लिए हम जो भी जिनकी भी इनके साथ एनिमिटी थी वो सारे लोगों को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारों को इंटरोगेशन कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड से भी सारा इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो जल्दी ही ये ट्रेस कर लिया जाएगा। सर, परिवार लेकिन कह रहा है कि दुश्मनी नहीं थी, ये तो पहले ही था कि उन पर आतंकवादी हमले, जिस तरह उन्होंने आतंकवादियों का मुकाबला किया है वो हिट लिस्ट में पहले ही थे, तो सुरक्षा क्यों? वो सुरक्षा कोविड के दौरान ना वो सभी से वापस ले ली थी रूटीन में, तो जो वो लेटर आई थी तो वो सभी लीडरों से भी सभी से लगभग विड्रा कर ली थी, क्योंकि उन्होंने घर में ही बैठना था ना। बलविंदर सिंह को कॉमरेड बलविंदर सिंह कहा जाता था, क्योंकि जब पंजाब में आतंकवाद पीक पर था तब कॉमरेड बलविंदर सिंह ने आतंकियों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। उन पर करीब 20 बार बड़े हमले हुए और हर बार बलविंदर सिंह ने आतंकियों को भागने पर मजबूर कर दिया। कई नामी आतंकियों को उन्होंने मार भी गिराया था। जब टेररिज्म का टाइम था 31 जनवरी 1990 को हमारे घर पे फर्स्ट अटैक हुआ था, तो वो काफ़ी लंबा समय चला। 42 रजिस्टर्ड हमले और ऐसे अनगिनत हमले हैं जिनकी FIR दर्ज नहीं है, तो उसके अगेंस्ट हमने फ़ाइट किया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे ब्रदर ने लाया, मेरी सिस्टर ने ला, मीन जेठानी और मेरे ब्रदर गुलशनबीर सिंह गुराया ने, हम पांचों ने फ़ाइट की। और उस फाइट की वजह से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की ओर से हमें 4 शौर्य चक्र मिले। 90 के दौर में पंजाब की हालत कैसी थी, इसका अंदाजा इन बंकरों को देखकर लगा सकते हैं, जिनको बलविंदर सिंह ने खालिस्तान से मुकाबला करने के लिए खास तैयार किया था। ये भिकीविंड गांव है। भिकीविंड गांव में ये उनका घर है। ये जो घर इस वक्त काफी टूटी फूटी हालत में है, लेकिन इसी घर को 1990 के दशक में ये घर बनाया गया था। 90 के दशक का ये घर है, और जब 91-92 में खालिस्तान आतंकवाद पंजाब में काफी ज्यादा जोरों शोरों पर जो है खालिस्तानी आतंकवादी जो है पूरे जोरों शोरों से पूरे पंजाब में उत्पात मचाते थे, तब बलविंदर सिंह ने अपने परिवार के साथ इस तरह अपने घर में बंकर बनाकर आतंकियों का मुकाबला किया था। ये बंकर जो है, ये जो नीचे आप एक कमरे की तरह देख रहे हैं, ये कमरा को बंकर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और ये बंकर किस तरह होता था, देखिए ये जो सामने की तरफ है, ये एक छेद आपको दिखाई दे रहा है जिसमें से इस वक्त धूप दिख रही होगी, लेकिन इसी छेद का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर वो अपनी पिस्तौल, अपनी गन लगाते थे और यहीं से वो आतंकवादियों पर गोलियां चलाते थे। और इस तरह के जो छेद हैं, ये पूरी दीवार में, पूरे इस कमरे नुमा बंकर में ये पूरे छेद जो है वो अलग अलग जगह पर होते थे। और ये
एक बंकर है, ये एक बंकर आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर और भी 2 मंजिलें होती थी। काफी ऊंचा ये घर होता था, पूरे गांव में कहें तो पूरा ऊंचा घर था और इसी घर का इस्तेमाल, इसी घर में बंकर बनाकर इस्तेमाल किया जाता था, तो जहां से आतंकवादियों को निशाना बनाया जाता था, आतंकवादियों का मुकाबला किया जाता था। बलविंदर सिंह की हत्या के बाद पंजाब में खालिस्तान की मौजूदगी पर सवाल खड़े होने लगे। हर कोई पूछ रहा है, क्या खालिस्तानी आतंकियों ने बलविंदर सिंह को मार डाला? क्या खालिस्तान ने बलविंदर सिंह से बदला लिया? क्या खालिस्तान पंजाब में एक्टिव हो रहा है? यह हत्या 2020 खालिस्तान रेफरेंडम की वजह से हुई। कुछ दिनों पहले पंजाब के होशियारपुर जिले से खालिस्तान जिंदाबाद संगठन के 2 कैडर गिरफ्तार किए गए। पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां खालिस्तान के हर एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। खालिस्तान को पाकिस्तान, कनाडा से फंडिंग की जा रही है। पैसों के लेन देन को भी ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि देश के दुश्मन खालिस्तान के जरिए पंजाब और हिंदुस्तान को जलाने की साजिश रच रहे हैं। और आपको बता दें, आज हैदराबाद में फिर से बारिश ने जबरदस्त मुसीबत बढ़ा दी है। तस्वीरें दिखाएंगे केवल एक छोटे से ब्रेक के बाद।